प्यारे बच्चों, कहाँ तक कर लिया आपने? करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी आगे बढ़ गए। न्यूमेरिकल्स आपने भी ट्राई किए होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारी तरफ से हो जाए, उसके बाद फिर कुछ अगले टॉपिक्स पर हम चलते हैं। ओके, हमने बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट किए, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे आपने कुछ, तो दो चार मेरी तरफ से कर लो। जैसा कि है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहला सवाल है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर में एरिया दे दिया, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट कितना? 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कॉपर का एक कॉपर वायर है जिसका एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और कह रहा है इस कॉपर वायर, हमने बात की ना यार कि जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहता है एज्यूम कर लो कि इसका हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड करता ही होगा। ओके जी, डेंसिटी दे रखी है कॉपर की, डेंसिटी दे दी तुम्हें 9.0 इंटू 10⁻³ 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एटॉमिक मास भी दे दिया इसका 63.5। बोला क्या गया इसमें? एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। निकालनी क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। सोचो, डेंसिटी दी, मास दिया, सब कुछ दिया, क्या फार्मूला यूज हो सकता होगा अपने पास? अगर आपने सोचा तो ये फार्मूला याद आया होगा, ए आई इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी। अब इसमें ए साफ साफ गिवन, आई भी क्लियरली गिवन, ई पता ही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। पंगा किसका बच गया? बस नंबर डेंसिटी का बच गया। तो वी डी इक्वल हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय ए एन ई, आई डिवाइडेड बाय ए इंटू एन इंटू ई। बेटा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अगर तो नंबर डेंसिटी सीधे सीधे दे रखी हो तो यहीं पे पुट कर देंगे, लेकिन कभी कभी नंबर डेंसिटी की बजाय वो डेंसिटी दे देता है, तो इसको कैलकुलेट करने का हमने एक बार मेथड भी बताया था आपको कि नंबर डेंसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आमतौर पर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो दो एटम दो करेंगे तो 100 एटम 100 करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात को समझ गए होंगे? अगर तो नंबर डेंसिटी सीधा दी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आमतौर पर स्पेशली चुनकर एक आधा क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। अगर नंबर डेंसिटी की बजाय वो डेंसिटी दे दे तो क्या करोगे? तो आप बेटा आप नंबर डेंसिटी को डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। अब इसमें ये बात ध्यान में आनी चाहिए, आपके यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी मेटल में जितने एटम्स हैं, एज्यूम कर लो कि उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड करता ही होगा। तो नंबर डेंसिटी वैसे तो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। नीचे वॉल्यूम है ही है इसकी, इसको हमने अगर थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिखा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू, ये हो गया मास डिवाइड मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, चलेगा ही चलेगा। यहां पे वॉल्यूम हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी। अब यहां पर ये क्या हो गई? डेंसिटी। ये क्या हो गया? Na
नीचे क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो आप नंबर डेंसिटी को किस टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, रो इंटू Na डिवाइडेड बाय m के टर्म्स में पुट कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। आप Vd इक्वल टू फार्मूला यही याद रख लो, n साइड पे निकाल लो, या फिर डायरेक्ट फार्मूला याद करने में दिक्कत हो सकती है, I इक्वल टू a, फार्मूला हमेशा साइड पे निकाल लो। a n की जगह क्या आ जाएगा रो, साथ में क्या आ जाएगा Na, m ऊपर चले जाएगा, E यहां पर आ जाएगा। अब बेटा सब कुछ गिवन है, तुम्हें वैल्यू पुट करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, सब कुछ ही गिवन है, वैल्यू पुट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई, इट कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके जी। अब इसी क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की हुई थी खैर पहले कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कितनी आ गई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ गई, लेकिन याद आपने वही रखनी है। अगर कोई वैसे ऑर्डर पूछ लेता ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो क्या याद रखना है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही याद रखना है। बहुत कम है यार, रोज 2-3 दिन से यही बता रहा हूँ कि बहुत कम है ये, इतनी कम कि ये लगा लो हद है, सरक रहे हैं ये। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कर दें, एक और बात बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक और इसने बात पूछी हुई है कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विद द थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर्स। कॉपर एटम की ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर अगर बेटा स्पीड निकालनी हो तो हो जाती 3 kT बाय m। याद है ना फार्मूला, स्पीड कितनी, थर्मल स्पीड कितनी आ जाती होती है √3 kT बाय m। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप क्या ले लोगे, अगर इसका नॉर्मल 300 केल्विन ले लो रूम टेम्परेचर, इसको अगर सोल्व करें तो फिर वही बात है कि इसका ऑर्डर 10⁻⁴ या 5 आने वाला है। ओके, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा करके नहीं दिखाते, बात तो हो ही गई है। इट्स ऑर्डर विल बी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के करीब का ऑर्डर आ जाता होता है इनका। ओके, जनरल ये है, बाकी कम ज्यादा होता रहेगा। जैसे -3 आ गया, जैसे 5 की बजाय इसमें कितना दे रखा है, इसमें वेलोसिटी थर्मल दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। 346 ही लगा लो, इसने कितनी दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये। अब बात वही फिर निकल कर आती है कि यार ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है फिर भी करंट आएगा, और थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है फिर भी करंट नहीं आएगा। थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है फिर भी करंट नहीं आएगा, और ये बहुत ही कम है फिर भी कुछ ना कुछ करंट आएगा। वैसे ही मेरे मन में एक सवाल आया कि इसके हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाता हूं कि एक वायर है यार, मान लो ये कोई भी वायर है, 10 मीटर लंबी वायर है, 10 मीटर लंबी वायर लगा लो, ठीक है जी। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड पर मान लो पहुंचना है, 10 मीटर लंबी वायर है, स्विच लगाया तुमने और तुमने स्विच दबाया और इस इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर पहुंचना है मान लो, तो कितना टाइम लेगा कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी इक्वल होता है बेटा डिस्टेंस कितना 10 मीटर। ओके, टाइम हमने निकालना है, यहां से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10⁻³ आई थी ना, कॉपर की 1.1 को छोड़ते हैं, वैसे तो 10⁻⁴ जनरल ऑर्डर होता है, कॉपर वाली क्या ले लेते हैं हम 10⁻³ ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10⁻³ ले लूँ तो यार कट कटाकर ये कितना आ रहा है कि 10⁻⁴ सेकेंड्स आ रहा है। 10⁻⁴ सेकेंड्स यानी 10,000 सेकेंड, यानी 10
1000 डिवाइडेड बाय 3600 घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये कितना आ गया भैया, 100 डिवाइडेड बाय 36। अब 100 डिवाइडेड बाय 36 अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से 3 घंटे के करीब आ जाएंगे। 100 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स के करीब आ जाएगा। यानी स्विच दबाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 3 घंटे। तो कितना टाइम लगेगा अभी इलेक्ट्रॉन्स को, 3 घंटे के करीब लग जाएगा, 3 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 पॉइंट मेरे ख्याल से 8 उठ आना चाहिए। तो इट विल टेक 3 आवर्स। लेकिन हमने पहले बात की कि ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्विच ऑन करते ही सिग्नल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से फैल जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी सिग्नल एकदम मिल जाएगा, वो चल पड़ेगा। इसको तो मिला ही मिला है, ये भी चलेगा। करंट इंस्टेंटली आएगा, करंट विल बी इंस्टेंटली। ओके, एक और क्वेश्चन देखो यार, ये कहता है व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिल्वर वायर। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिल्वर वायर। फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्या करनी है, कैलकुलेटर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितनी भाई, 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना जी, 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट कितना, 10 एम्पियर। गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता ही होता है, खैर एवोगैड्रो नंबर पता ही होता है। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर दे रखा है भैया उसने, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर ये दे रखा है 108। ऊपर से डेंसिटी भी कितनी दे रखी है, 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बेटा यार सेम ही क्वेश्चन आ गया। मैं बस इन क्वेश्चन से आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, I = ANEVD पढ़ रखा है, लेकिन वो जो N है नॉर्मली आपको प्रोवाइड नहीं करेगा पूरा, वो N आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। कभी कभी तो आपको N कई बार निकालना पड़ सकता है। तो कैसे निकालोगे, ये जो मेथड था यहां से N निकलेगा, मेरे ख्याल से यहां पर भी यही करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। इस बार उसने लेंथ दे रखी है। लेंथ क्यों दे रखी है, मांग क्या रहा है ये, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। लेंथ बेटा यहां पर ऐसी दे रखी है, क्योंकि यहां पे फिर से वही बात क्या यूज कर लोगे, I = ANEVD, यहां से VD = I डिवाइडेड बाय A इंटू N इंटू E यूज कर लोगे। एरिया क्रॉस सेक्शन तुम्हें सीधा दे रखा है, करंट आपको सीधे सीधे दे रखा है। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है पता ही होता है। और नंबर डेंसिटी कैसे निकल जाएगी, इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी Na डिवाइडेड बाय m। डेंसिटी आपको दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर पता ही होता है, मॉलिक्यूलर मास भी आपको दे ही रखा है, तो लेंथ की जरूरत नहीं है बेटा। ये ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन थे बैक टू बैक, बिल्कुल एक जैसे। जरूरी है, मैंने स्पेशली चुनकर जिसमें नंबर डेंसिटी को डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो फार्मूले लग रहे होंगे, वो क्वेश्चंस कराए आपको। तो देखना जरा इसको, एक क्वेश्चन और देख लो। ये कह रहा है जी आपका, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर इफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 8.4 इंटू 10⁻⁴। क्वेश्चन है क्या कैलकुलेट करना है, रिलैक्सेशन टाइम कॉपर में इफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर डेंसिटी 8.4 इंटू 10⁻28, 8.4 इंटू 10⁻28 दे रखी है। ओके जी, गिवन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज, क्या बात है, 7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखी है। मास भी दे रखा है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं मास नहीं दे रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो हमें वैसे ही पता होता है यार, क्या लिखना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, क्या क्या दे रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, मास भी दे रहा है, वो तो हमें वैसे ही पता है। देखो टॉ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, मांग क्या लिया उसने हमसे, रिलैक्सेशन टाइम। क्या मांग लिया, रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचो कि कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है, रिलैक्सेशन टाइम के लिए कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है। क्या दिया उसने, रेजिस्टिविटी भी दे दी। ओके, ये रेजिस्टिविटी है, मैंने डेंसिटी तो नहीं बोल दिया पहले, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी भी दे दी, टॉ भी दे दिया, एन भी दे दिया, एम भी दे दिया। सोचो क्या फार्मूला यूज हो सकता है, इसके बीच में कौन से रिलेशन है। तो अगर आप याद करते हो तो एक फार्मूला आया था रेजिस्टिविटी का, इट इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ आ गया। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ। तो अब सोचो रेजिस्टिविटी ओम मीटर में गिवन, ओके, तो रेजिस्टिविटी गिवन हो गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैसे ही गिवन है m, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वैसे ही गिवन है। अब टॉ निकालना है, टॉ निकालना है, n भी गिवन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हुआ ही पड़ा है, एक टॉ रह गया बेटा बस, बाकी सारी चीजें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अवेलेबल है, तो किया जा सकता है वैसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ऑफ फार्मूलाज। आपके नोट्स की क्वेश्चंस हैं, उसमें से आप कर सकते हो ट्राई। बेटा एक दो क्वेश्चन देखो टेम्परेचर वाले कंसेप्ट पे, याद है ना, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला जो हमने कंसेप्ट बताया था, दो चार क्वेश्चन उस पे, फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा देनी है यार आज आपको। देखो जी ये क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूले याद हो, उसमें अल्फा का कंसेप्ट आया था। ये कहते हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स 20% मोर देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इस वक्त टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, कह रहा है हमने नया टेम्परेचर ऑब्टेन करना है। T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जहां पर उसका रेजिस्टेंस है 20% ज्यादा हो जाए। मतलब पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था और रेजिस्टेंस मान लो R था। नया वाला टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, और जो नया वाला रेजिस्टेंस है 20% बेटा बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, इट बिकम्स 1.2 R। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा हमें कितना दे रखा है, 2.0 इंटू 10⁻⁴, 2.0 इंटू 10⁻⁴ पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। बिल्कुल सही बात बेटा, T1 पता है, T2 फाइंड करना है। T1 को 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। अब उसके अलावा अपने पास फार्मूला होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, मतलब एक ही फार्मूला है, उसके कई फॉर्म बना दिए हुए हैं। अब यहां से अगर आप चेक करते हो इसको, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। यहां से डायरेक्ट अल्फा के टर्म्स में बना देते हैं ना। यहां से क्या आ जाएगा आपका R2 माइनस R1, R2 की जगह क्या पुट कर देते हैं यार 1.2 R, R1 की जगह पुट कर देते हैं R, नीचे R1 की जगह क्या आ जाएगा R, नीचे अल्फा इक्वल टू T2 माइनस T1। क्या आ गया ये T2 माइनस T1, ये R बाहर चले गया, 1.2 R माइनस R, ऊपर बचता है 0.2, R कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर के बराबर आया T2 माइनस
T1। ओके जी, यहां से इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, 0.1 बचेगा, ऊपर जाके 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा मेरे ख्याल से, इक्वल टू T2 माइनस T1। यहां से T2 कितना आ गया, 1000 माइनस नहीं प्लस, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना था 300 केल्विन, तो T2 कितना आ गया 1300 केल्विन। कितना आया जी T2, 1300 केल्विन डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर लेना। कुछ भी नहीं, ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, बड़े करने नहीं है, छोटे ही करो। अब मौके पर ये फार्मूला याद आना चाहिए ना, उस वक्त यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, यही छोटा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा। अभी तुम्हारे सामने फार्मूला पड़ा था, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे करो बेटा, फार्मूले सारे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब ये फार्मूला भी याद आना चाहिए। 2 या 3 क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, 2 या 3 पिछली पे करा दिए। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास तो 17 है, लेकिन हम बीच बीच में से करा रहे हैं 2-4 चुन चुनकर। अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। एक सिल्वर यानी चांदी की तार है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1.1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ चांदी की तार इज 1.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर कितना था, 27.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, 27.5 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, यानी क्या निकालना है आपने, अल्फा निकाल। सिल्वर रेजिस्टेंस 1.1 ओम एट 27.5 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100। दूसरा भी दे रखा है, ये R1 T1 है, इधर उसने R2 T2 भी बेटा दे रखे हैं क्वेश्चन में, कि बाद में कितना हो गया, 2.7 ओम हो गया एट सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अगले को चाहिए, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोला हुआ है लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर से कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लगभग सेम ही आते हैं। अब इसने दे तो रेजिस्टेंस रखे हैं, बोल रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो एक ही बात है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगी। क्या फार्मूला होगा इसका, अल्फा निकालने के लिए बोल रहा है, अल्फा इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो पर केल्विन आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको सेल्सियस में रखोगे तो पर सेल्सियस आ जाएगा। ओके, पर डिग्री सेल्सियस। अब हम आंसर ही पर डिग्री सेल्सियस निकाल देंगे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। R2 की जगह क्या पुट किया, 2.7 ओम, R1 की जगह क्या पुट किया, 1.1 ओम। बाकी बेटा आपके सामने ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इजीली सॉल्व हो सकता है आपका। ओके जी, एक क्वेश्चन और देखो, कहते द रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। एक टंगस्टन का फिलामेंट है, उसका रेजिस्टेंस एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ohm. What will be its resistance at 500 डिग्री सेल्सियस? इसका रेजिस्टेंस 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस उसने स्पेशली बोल रखा है, कितना दे रखा है, 0.0045
पर डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहां पे ना क्वेश्चन में एक खास बात है। खास बात ये है, एक तो टेम्परेचर में चेंज बड़ा ज्यादा हो गया, 150 से सीधा कितना हो गया, 500 हो गया। दूसरा उसने अल्फा की 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है। अब जो अल्फा होता है ना बेटा, अल्फा 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 टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, ये भी किसी मटेरियल का कोई ऐसे कांस्टेंट नहीं होता। ये अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस में अलग अलग होता है, डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसने अल्फा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के हिसाब से दे रखा है और ऊपर से फर्क भी ज़्यादा है, तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला R2 माइनस R1, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। ध्यान से सुनना, हम 0 डिग्री सेल्सियस को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे, मान लेंगे कि R2 इक्वल टू R1 की जगह R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये पिछली बार बताया था जब मैंने डिस्कस किया था कि वैसे तो बेटा आपका फार्मूला क्या होता है, इट इज R2 इक्वल टू R0, सॉरी R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो फार्मूला क्या होता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर फिक्स कर दूं 0, तो R1 की जगह तो R0 हो गया, R2 को फिर RA लिख देती होती है, यहां से 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा ही आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, T2 की जगह T आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा। ध्यान से समझो, कुछ नहीं, T1 0 कर दिया तो T2 की जगह हमने क्या लिख दिया, T ही लिख दिया। ओके, इससे ये फार्मूला हो जाएगा करेगा आपका R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। क्या फार्मूला हो जाएगा, R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा। मैंने वही यूज किया, ये 2 बार यूज करना पड़ेगा। पहले हम R को ये लिखेंगे 133 इक्वल टू R0, पता नहीं है, R0 नहीं पता हमें। ओके, यहां पे आएगा 1 प्लस अल्फा, ये कौन से टेम्परेचर पे था, 150 पे था ना, बात को समझो। ये तो 0 है, R0 तो 0 वाली बात है ना, उसको तो छोड़ ही दो। यहां पे आ जाएगा 133 R1, और R1 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना था, 150। तो यहां आ जाएगा 150, ये बन जाएगा 150 अल्फा बेटा जी। दूसरी बार R2 हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा R0 1 प्लस R2 फाइंड करना है, R0 कट जाएगा, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग कितना है, 500 अल्फा आ जाएगा। इट विल बी 500 अल्फा। अच्छा, 0 डिग्री वाला अल्फा हमारे पास है ही है, अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस है ही है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व कैसे हो जाएंगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से R0 कैंसिल हो जाएगा, R0 कैंसिल हो गया, उसके बाद इसने सॉल्व हो जाना, कुछ नहीं रहा फिर इसमें। इसको आपने डिवाइड किया, R0 से R0 कैंसिल हो गया, ये बच गया 133 बाय R2, ये बच गया 1 प्लस 500 अल्फा, अल्फा गिवन है यार, 1 प्लस 150 ऊपर आएगा, 1 प्लस 150 अल्फा नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 500 अल्फा। बच्चा जी ये सॉल्व हो जाएगा, R2 रह गया, अल्फा गिवन है, वो सॉल्व करना तुम्हारा काम है। देखो जरा इसको, अब बेटा जो भी अपना काम चल रहा था ठीक चल रहा है सब, ओके, न्यूमेरिकल आप कर रहे हो और करो। अब एक टॉपिक बीच में ना छोटा सा आता है, तुम्हें कराऊंगा करूंगा नहीं, वो फंसा पड़ा है, उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ ही लगा देते हैं। वो आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बेटा। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो पढ़ ही लिया, एक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो कि 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसी की थोड़ी सी क्या है, रेपिटेशन है। कुछ नहीं कराना, सिर्फ उसके क्या कराऊंगा, रिजल्ट डिस्कस कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे आपको। तो देख लो यार, ये भी काम खत्म करें। सीरीज एंड पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भाई, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यार कैपेसिटर तो पढ़ ही लिया, ताजा ताजा पता ही होगा, जैसे कैपेसिटर होते हैं वैसे रेजिस्टर होते हैं, जैसे रेजिस्टर होते हैं वैसे कैपेसिटर होते हैं। रेजिस्टर का सिंबल तुम्हें पता ही है, ये रेजिस्टर का क्या हो गया सिंबल, कार्बन का बनाओ, मैग्नीन का बनाओ, नाइक्रोम का बनाओ, जिसका मर्जी बनाओ, रजिस्टर का सिंबल तो यही रहेगा ना। तो ये रजिस्टर का क्या हो गया सिंबल हो गया। सारी वैल्यूज के थोड़ी हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या पड़ती रहती है, जरूरत पड़ती रहती है। तो जैसे हमने कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में लगाना सीखा, उससे पहले खैर रजिस्टर्स का हमें पहले से आता था, तो रजिस्टर्स भी सीरीज और पैरेलल में लगाए जाते हैं डिजायर्ड रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए सर्किट में। सीरीज वाला तुम्हें पता ही है, अगर सीधे सीधे लगे होंगे तो सीरीज, अब क्या बताऊं यार, बच्चों वाली बात लगती है ये पढ़ाना। तो रेजिस्टर्स अगर कुछ ऐसे लग गए तो ये सीरीज में है। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यूज। इसको मिलेगी V1, इसको मिलेगी V2, इसको मिलेगी V3। ओके, वो अपने आप देखते रहेंगे। पैरेलल में आपको पता ही है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ये मान लो कुछ रेजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसमें अब मैं कुछ नहीं करा रहा, इसमें ये है R1, ये है R2, ये है R3, इस पे हमने लगाई कुछ वोल्टेज, ये लग गई वोल्टेज, इसको मिली V1, इसको मिली V2, इसको मिली V3, यहां से आया करंट, ये करंट बट गया 3 हिस्सों में, यहां वोल्टेज बटी थी 3 हिस्सों में। नेट वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां पे नेट करंट होगा इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकाल लेंगे। अब इसमें क्या बताना, ठीक है 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, जो बातें बतानी है वो यही कि अगर सेम है बेटा R R R R R तो नेट हो जाएगा NR। अगर सेम है R R R R R तो नेट हो जाएगा R बाय N हो जाएगा, अपने आप होते रहेंगे। उसके अलावा बेटा एक ना व्हीटस्टोन ब्रिज हमने किया कैपेसिटर्स में, व्हीटस्टोन्स ब्रिज वाली बात की हमने, यहां पे भी लगेगी भाई, एक्चुअली यही लगती है, वो तो कैपेसिटर में तो ऐसे फ्री में लगा दी हमने। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट जो है वो रेजिस्टर्स से निकला है। अगर कुछ रेजिस्टर्स 1 2 3 4 और 5 कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5, इसका नाम रखा ABCD। ABCD किथे गई सी, तो R1 R2 R3 R4 अगर कुछ ऐसे लग गए तो भाई ये है असली व्हीटस्टोन ब्रिज। वो कैपेसिटर वाला तो नकली था, एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज तो रेजिस्टर्स में आता है, रेजिस्टर से वहां पे वैसे ही लॉजिकली लगा दिया गया। तो एक्चुअल तो रजिस्टर में आना था, वो वहां पे भी फंडा वही था, वहां C1/C2 इक्वल टू C3/C4 चेक करते थे, यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यहाँ R1/R3 इक्वल टू R2/R4 हो गया। तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें और बता रहा हूं, इसको क्या कहते हैं जी, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर R1/R2 R3/R4 हो जाता है तो हम कहेंगे ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो ठीक है, ये तो उड़ाओगे।
ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, वो तो सही है, ठीक है, तुम्हें आता है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैं यहां कह रहा हूं अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो बोला जाता है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, पॉइंट B and D will be at same potential। अब ये है असली कहानी कि अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो B and D will be at same potential, आगे काम आएगा ना, अभी बता देते हैं। तो अगर ब्रिज बैलेंस हुआ बेटा, पॉइंट B and D will be at same potential। अगर पॉइंट B and D will be at same potential, that means no current will flow from B to D। नो करंट विल फ्लो फ्रॉम B to D। अब B से D कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए फिर इसको हम उड़ा देते हैं और अल्टीमेटली जो भी है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, वो दोनों पैरेलल। ओके, सॉल्व कर लेना। इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है, 1 2 3। पहले हम कैपेसिटर लगाते थे, अब हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टर्स। तो अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा यार, ब्रिज ही बन जाएगा। ये R1 होगा, ये R2, ये R3, इसके हिसाब से ये R4 हो जाएगा, ये हो जाएगा R5। इसमें अगर इसका और इसका रेशियो या इसका और इसका रेशियो आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ये भी क्या हो गया, आपका ब्रिज हो गया। इसमें भी बैलेंस चेक करना, देखना पड़ सकता है। उसके अलावा बेटा जो जो कैपेसिटर में किया ना, सेम फंडों से यहां पे भी क्वेश्चंस होते रहेंगे बेटा। अगर ये 3 के रजिस्टर्स R1, R2 और R3 अगर कुछ ऐसे लग गए, तो आपको पता है ये तीनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ये कैसे लगे हुए हैं, ब्रिज फॉर्म में लगे हुए हैं। ये भी क्या हो गया, ब्रिज हो गया। तो यार रजिस्टर्स के आप अपने आप ही क्वेश्चंस करोगे ना, आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ डाउट्स लूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, रजिस्टर्स वाले केस में क्वेश्चंस पे आओगे। कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ओके, अपने आप हो जाएगा ये काम। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। 1-2 बातें यार और देख लो सीरीज पैरेलल वाले पे, बाकी फिर करते ही रहना। जैसे फिर वही, अगर यार 2 ही पैरेलल में है, सिर्फ 2 ही हैं पैरेलल में, ओके, या 2 ही हैं बस सीरीज में, ये R1 R2, ये भी बेटा R1 और R2। अब इस पे लगा रखी है उसने टोटल वोल्टेज V, इस पे लगा रखी है उसने टोटल वोल्टेज V, ओके। इसमें से नेट करंट आ रहा है I, इसमें से नेट वोल्टेज मिल रही है V। यार यहां पर करंट बटना है, इसको मिलेगा I1, इसको मिलेगा I2। यहां पर वोल्टेज बटेगी, इसको मिलेगी V1 और इसको मिलेगी V2। अब बेटा 2 ही वाले केस हैं, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो कैसे निकाला जा सकता है, सिंपली R1 R2 बाय R1 प्लस R2 करते रहना। 2 होंगे तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 3 होंगे तो 1 बाय R करके कर लेना। इसमें तो खैर सीरीज में तो कोई चक्कर होता ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कई बार ना वो कहता है करंट निकालो। अगर 2 वाला ही केस है यार, तो उनके करंट और वोल्टेज, और 2 वाले केस है वोल्टेज निकालने को कह रहा है सीरीज में, क्योंकि बढ़ जाती है ना। यहाँ पे 2 वाले केस है, वो आपको करंट निकालने के लिए कहता है। 2 वाले केस में डायरेक्ट याद रख सकते हो, ध्यान से सुनना जी। V इक्वल टू होता है IR। अगर मैं ये पार्ट बोल रहा हूं, इस पार्ट में I इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R। V तो सेम है, V बेटा सेम है। इस हिसाब से जो आपका I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, R आएगा। R के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, ओके। यानी I1 जो ऊपर वाले में से जा रहा है बाय I2 जो है
एक बात तो ये R2 बाय R1 रहेगी, ये क्या रहनी है, I1 बाय I2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। अब क्योंकि बेटा R के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो जो पहले वाले में करंट आएगा, पहले वाले में अब कैलकुलेट करके आ जाएगा, डायरेक्टली याद रख लेना है, दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। अगर आप ये फार्मूला याद रख लोगे तो डायरेक्ट ही करंट आ जाया करेगा, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। R1 बताओ, R2 बताओ, क्या एक्सप्रेशन यूज करो, R2 डिवाइडेड बाय इनवर्स है इसलिए I1 ढूंढते वक्त ऊपर R2 आएगा, और ऐसे ही अगर सेकेंड वाले का करंट चाहिए होता तो आ जाता R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I आ जाता। काम आएंगे यार न्यूमेरिकल्स वगैरह, जब आप सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करो ढंग से, काम आएंगे आपके। अब अगली बात नेक्स्ट, अगर ये दोनों सीरीज में है बेटा, सीरीज में ठीक है, करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज मांग रहा है वो डायरेक्ट ही मांग रहा है। अब देखो V इक्वल टू होता है IR, सीरीज में करंट सेम रहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मतलब वो कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी कि V1 बाय V2 इक्वल टू R1 बाय क्या आना चाहिए, R2 आना चाहिए। अब क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो बेटा जब पहले की वोल्टेज निकालोगे, पहले वाले की, तो इट विल बी R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कुछ इस तरीके से बटेगी, जहां इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है तो वहां पे ऊपर 1 आएगा तो इधर 2 आ जाएगा, 2 पे 1 आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ना V की R के साथ, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे R1 ही आएगा, नीचे R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज, और यहाँ पर V2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। एक ये बात हो गई जी, एक हो गया आपका V1 और दूसरा हो गया आपका V2, तो V1 भी आ गया और V2 भी आ गया जी। ओके जी, V1 भी कैलकुलेट हो गया और V2 भी कैलकुलेट हो गया। इसको जब आप कैपेसिटर्स के साथ कंपेयर करते थे ना, एक बार दोबारा लिख देते हैं यहीं पर, कैपेसिटर्स अगर मान लो सीरीज में लगे हुए हैं, ये टोटल वोल्टेज है, ओके, और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं, अब याद करो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते थे तो चार्ज सेम होता था, वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब Q इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इज इक्वल टू CV, V इक्वल टू क्या है, Q बाय C है, तो यहां पे चार्ज सेम है, वोल्टेज बढ़ेगी ना, Q इक्वल टू CV से V इक्वल टू क्या आया, Q बाय C आया, तो बेटा वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जो पहले की वोल्टेज है, फर्स्ट वाले की वोल्टेज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, वो आनी चाहिए C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल, और जो सेकेंड वाले की आनी चाहिए वो आनी चाहिए C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। देखो अब समझ में नहीं लगता तो समझने की कोशिश करो, पूछो, मगर एक ही जगह पे अब कंपैरिजन में लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करो, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है, इस पे Q1 आया, इस पे Q2 आया। अब चेक कर लो उसके लिए कि जो Q इक्वल टू CV है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है ना, तो पहले पे चार्ज कितना आएगा, डायरेक्ट है तो ऊपर C1 आएगा, नीचे C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, और ये आएगा Q2 इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है बेटा, 1 पे 1 आना है, 2 पे 2 आना है टोटल चार्ज। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो तो 1 पे 2 आएगा, 2 पे 1 आएगा। यहाँ पे करंट जब टूट रहा था, करंट के साथ क्या थी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी थी, तो 1 पे 2 आएगा, 2 पे 1 आएगा। यहाँ पे वोल्टेज निकालनी थी, V इक्वल टू IR के हिसाब से, वोल्टेज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी थी बच्चे, तो यहाँ पे आएगा V1 के साथ R1 डायरेक्ट है, V2 के साथ R2। बाकी अब समझो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं अब काम आएंगे,
छोटी छोटी बातें चैप्टर ही ऐसे भाई, क्या करें, टॉपिक जब आएंगे तब आएंगे, ये छोटी छोटी बातें करनी पड़ेंगी। व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब चलता रहेगा, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, नहीं तो लगेगा हमने सीरीज पैरेलल में कुछ भी नहीं कराया, वैसे ही 2 या 3 क्वेश्चन जस्ट फॉर फन कर लेते हैं। ओके, ये हमने मिटा दिया, इतनी जगह बहुत रहेगी 2 या 3 क्वेश्चंस करने के लिए। तो हमने बोला एक क्वेश्चन है, मान लो जस्ट फॉर फन कि 1, 2 ये बैटरी 1, 2 क्या बोलते हैं जी, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। R1 दे रखा है 100 ओम, R2 R3 दोनों क्या दे रखे हैं 50 एंड 50, R4 दे रखा है 75। ओके, नेट करंट मांग रहा है, बैटरी कितने वोल्टेज की है 4.75 वोल्ट की बैटरी है, और क्या मांग रहा है इसमें नेट करंट कैलकुलेट करने के बाद फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट एंड द करंट पासिंग थ्रू द ईच रजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट करंट एंड करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। अब आप इसको ध्यान से अगर देख लो तो ये तीनों भाई पैरेलल में है, तीनों के तीनों पैरेलल में है। एक एंड सबके देख, एक तरफ कनेक्टेड है, दूसरे एंड सबके देखो दूसरी तरफ कनेक्टेड है, तो ये तीनों के तीनों बेसिकली पैरेलल में है। अगर ये तीनों पैरेलल में है तो निकाल लो भाई, 50 और 50 25 हो गया, 50 50 25 हो गया। 25 और 75 आपस में कैसे हो गए पैरेलल में हो गए, तो आ जाएगा 25 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 75। देखो ये दोनों तो 50 50 25 कर दिए, 25 और 75 पैरेलल में थे, और 25 और 75 पैरेलल में थे, इसलिए अब उनकी पैरेलल के लिए मैंने R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लगा दिया। ये कितना हो गया 75/4 आ गया। अब बेटा ये जो 75/4 आएगा इसको मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये आ जाएगा 100, उधर से ये चीज कितनी आ गई 75/4, ये जो बैटरी लगी हुई है ये लग गई 4.75 की, वही वाली है। तो अब ये भैया आपस में सीरीज में है, आपस में सीरीज में है, तो दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 100 प्लस 75/4। 75/4 को काट ही लो यार, ये कितना आ जाना चाहिए था 75/4, 4 1 जा 4 बच गए 3 35 4 8 जा 18.36 है ना, 35 बजे 32 बच गए या 3 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके देख ही लो यार, कौन करता रहेगा। इसको जब हमने किया तो 18.75 आ गया, ये कितना आ गया 18.75 आ गया। टोटल रेजिस्टेंस 118.75, देख देख के करा देते हैं 118.75 ओम, ये क्या आ गया भाई नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके जी, अब नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो उससे नेट करंट आ जाएगा। नेट करंट कितना आएगा, नेट करंट विल बी इक्वल टू V बाय R, नेट वोल्टेज 4.75, नेट रेजिस्टेंस 118.75। कौन सॉल्व करेगा देख के बताता हूं। नेट करंट आ गया 0.04 एम्पियर, 0.04 एम्पियर करके देख लेना, गलत भी बता सकता हूं। 0.04 एम्पियर आ गया। अब उसने बोला है फाइंड नेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, वो देख लेते हैं। फाइंड नेट करंट एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर का करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ध्यान से सुनो,
सिचुएशन क्या है, 1 2 3 और 4 है। देखो सिचुएशन यही थी ना कि ये पहला रजिस्टर था ये वाला, उसके बाद 3 पैरेलल में थे, इसके साथ उनकी कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में लगी हुई थी। ये क्या था, मान लो 50 50 75, ये सिचुएशन थी। नेट करंट कितना आ गया अपना 0.04 एम्पियर। अब फर्स्ट जो रजिस्टर ना पहला वाला, उसके थ्रू कितना जा रहा है 0.04 एम्पियर जा रहा है। पहले रजिस्टर के थ्रू कितना जा रहा है भाई 0.04, ठीक है बढ़िया है, उसके थ्रू तो 0.04 ही जाएगा। ओके, अब ये 50 और 50 25 थे, याद करो 50 और 50 कितने थे 25 थे। ओके, तो इसको हमने क्या लिखा 25 लिख दिया। उसके बाद इस वक्त जो फिगर है वो उसका 25 वाले का भी बाद में निकालेंगे, पहले इस वक्त जो फिगर है 50 50 का 25 था, ये 75 था। अब ये 2 है ना बेटा, करंट ने 2 पार्ट में डिवाइड होना है। अभी अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि इसका करंट अगर कैलकुलेट करना होगा तो होगा R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। R2 कितना 75, R1 प्लस R2 कितना 100 इंटू टोटल करंट 0.04 आ गया यार इसका करंट। अगर इसका करंट कैलकुलेट करना होगा तो वो होगा, ये 2 मान रहा हूं, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो तीनों के करंट आ गए, इसका 0.04, इस 25 में से वो आ गया, इस 75 में से ये आ रहा है जो करंट। लेकिन अभी भी सबके नहीं निकले, 25 आगे 50 50 का मिलकर बना हुआ था। ओके, तो ये जो 25 वाला है इसको ध्यान से सुनना, इस 25 वाले को टोटल करंट कितना मिल रहा है, वो ऊपर लिखा हुआ 75 100 इंटू 0.04। लेकिन बेटा ये जो 25 वाला था, 25 वाला ये आगे 2 रजिस्टर से मिला हुआ ना 50 और 50, तो ये 25 वाले को जब ये दोनों मिल जाते हैं 25 बन जाते हैं, टोटल करंट ये मिल रहा है 75/100 इंटू 0.4, 75/100 इंटू 0.04। अब ये आगे 2 पार्ट में बढ़ रहा है, दोनों के दोनों ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दोनों के दोनों बेटा सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो करंट यहां पे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 50 वाले को कितना मिलेगा 75/100 इंटू 0.04 आया था, उसको 2 से डिवाइड कर देना, और इसको कितना मिलेगा 75/100 इंटू 0.04, इसको भी किससे डिवाइड कर देना 2 से डिवाइड कर देना। ओके जी, तो अगर मैं अल्टीमेटली आपको सारे करंट्स शो करूं कि किसमें से कितना फ्लो हो रहा है, तो जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पहले ये सिचुएशन थी, उसके बाद 3 है, 1 2 और 3। ओके जी, तो जो पहले वाला है भाई उसमें से कितना जा रहा था 0.04, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, नीचे वाले में से कितना जा रहा है 25/100 इंटू 0.04। इसके बाद यहां पर ये 2 पार्ट में बढ़ रहा था, दोनों मिल जाते हैं तो 25 हो जाते हैं, उसका तो वो था, लेकिन कल्ले कल्ले का निकाल लिया हमने। इसमें से आ रहा है 75/200 इंटू 0.04, 75/200 इंटू 0.04। तो ऐसे कुछ करंट निकालते हैं बेटा, सीधा हमने करंट वाले क्वेश्चन कर लिया। हाँ जी बेटा, तो यार रजिस्टर्स वाले क्वेश्चंस में बहुत वैरायटी है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा यहाँ पर, अपने आप सॉल्व करते हुए रहना, वो सीधा लाइव क्लास में डाउट्स ही लेंगे उसके, बहुत वैरायटी है उसमें।
एक दो क्वेश्चन करा के बात खत्म करता हूं, एक क्वेश्चन और कर लो, इन्फिनिट नेटवर्क वाला है, ध्यान से सुनना। मान लो वो कहता है 1 2 3 4 5 और लगा लो 1 6 और ये आगे यार इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है जी? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये 4 है, ये 3 है, 2 4 3 एंड 2। ओके, कह रहा है इसका नेट रेजिस्टेंस निकालो ए और बी पॉइंट्स के बीच में। ये पॉइंट ए है कोई, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। और जा कहां तक रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है जी? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से देखना इसको करते कैसे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला आ गया ना, पैटर्न चेक करो कि कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। जैसे इसमें 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 रिपीट हो ही जा रही है। ये सेट ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये रहा कि अगर ये 4 3 2 4 3 2 4 3 2 ऐसे रिपीट हो रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अगर इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस R है और इसमें से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मैं 1 2 निकाल भी दूं तो इसको क्या फर्क पड़ता है? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो 1 2 इसमें से निकाल भी दो रहेंगे तो फिर भी क्या वो इन्फिनाइट। तो मैंने बोला अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, ये अलग कर दिया, ओके, अब ये भी 4 2 3 4 2 3 4 2 3 अप टू कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक ही जाएगा। अगर मैं ये सेट इसमें लगा दूं तो भी रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं निकाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से एक सेट ऐड कर दूं, एक सेट उसमें से निकाल दूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा था इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस R है, पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस R है। अगर मैं इसमें से ये निकाल भी दूं तो बचे हुए का भी R ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना था, वो मैंने R मान लिया। मैंने बोला यार ये एक सेट मेरे को दे दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने दे दिया, कहता जा मौज कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रेजिस्टेंस अभी भी क्या है? R ही है। तो जी पॉइंट ये निकला कि अगर ये मैंने अलग कर दिया तो जो बचा हुआ है वो अब भी R है। ये एक सेट 4 2 3 वाला उसके साथ मिल जाए तो रिजल्ट भी R ही आएगा, क्योंकि ये इन्फिनिट नेटवर्क का R है। इसमें अगर ये जोड़ दूं तो भी R आएगा, निकाल दूं तो भी रिजल्ट R ही रहेगा जी। तो रिजल्ट विल बी R। अब पॉइंट ये है कि ये दोनों पैरेलल में है, मतलब इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। इसको R माना रखा है और इस कॉम्बिनेशन का नेट निकाल लो, वो भी किसके इक्वल पुट कर दो? R के इक्वल पुट कर दो और सॉल्व कर लो। जैसे अगर मैं इस पार्ट को देखूं, इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? 2R/R+2। तो ये बन गया 1 2 और ये बन गया 2R/2+R, यानी R+2। ये बन गया 4, ये बन गया 3, ये इसके साथ हो गया। अब ये ओवरऑल बेटा जी सारे सीरीज में, अब ओवरऑल ये सारे के सारे क्या हो गए? सीरीज में। तो नेट आ गया 7 + 2R/2+R, ये नेट आ गया। और नेट भी किसके इक्वल है? R के इक्वल ही है, बताया हमने।
कि ये आर था, इसमें जोड़ दो तो भी आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इन्फिनिट नेटवर्क वाला आ गया क्वेश्चन तो उसमें कुछ इस तरह का दिमाग लड़ाना पड़ जाता। ओके जी, एक क्वेश्चन और देख लो। कैपेसिटर इन्वॉल्व करते हैं रेजिस्टर्स के सर्किट में, कैपेसिटर्स को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर लेने हैं। इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। मान लो जी अपने पास एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर भी लग गया यहां पर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर और ये भी रेजिस्टर। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां लग गया रेजिस्टर और ये बना 1 2। ये सिचुएशन है। ये 15 वोल्ट है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी सी डी 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, सारे 3 हैं, सारे 3 हैं। ये दे रखा है कैपेसिटर कितना, 3 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट इन द सर्किट, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर। देखो इजी क्वेश्चन नहीं है पर क्या करें, अब कर देते हैं। सिचुएशन को देखो, उसने बोल दिया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, या कभी कभी कह देता है फाइंड चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो चार्ज तो वैसे निकाल लेंगे ना, कितना चार्ज उस पर आ गया। अब पहली बात बेटा ये समझो कि जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, कैपेसिटर्स अगर डीसी सर्किट में लग जाएं तो सिर्फ स्विच ऑन करते वक्त या स्विच ऑफ करते वक्त ही उनमें से जो अगर थोड़ा बहुत करंट चलना था चलता है, अदरवाइज पहले भी एक दिन बात हुई थी अपनी, कैपेसिटर में से डीसी करंट, ये डीसी बैटरी है, फ्लो नहीं होता। जस्ट बस स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते वक्त ही उसमें से कुछ करंट फ्लो होता है, अदरवाइज कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं होता। हम कहते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ये डीसी को तो क्या कर देता है, ब्लॉक ही कर देता है। तो हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, कैपेसिटर में जो चार्ज होना था हो गया, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये काम हो जाना है। कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद स्टेडी स्टेट आ जाती है, और स्टेडी स्टेट मान लो आ चुकी है, और हम कहेंगे कैपेसिटर अब इस वक्त कुछ भी उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो कैपेसिटर अगर आ गया ना सर्किट में, समझ लो ये करंट को पास नहीं होने देता। अब करंट को पास ही नहीं होने देता तो उधर से तो करंट जाना ही नहीं है। यहां से करंट चला, यहां चलो वो 2 हिस्सों में बट गया, यहां से भी चला, यहां से भी चला, यहां आगे बढ़ ही नहीं सकता, आगे तो खाई है, आगे कैपेसिटर है, तलवार लेके खड़ा है कि नहीं जाने दूंगा। जैसे गलियां होती है ना, अब गलियों में इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, करंट भी बेचारा इधर से भी जा रहा, कुछ इधर से निकल गया, कुछ इधर से निकल गया, आगे क्या हुआ, गली बंद है, जगराता हो रहा है, अगलों ने बंद कर रखी है, टेंट लगा रखा है, अब इधर से ही जाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर जहां आ गया ना, समझ लो उसने करंट को नहीं बढ़ने, गली बंद कर रखी है उसने, कैपेसिटर ने। तो अगर कैपेसिटर सर्किट में आ जाए तो ये उड़ जाएगा, बस उड़ा दिया, इसके बाद कुछ नहीं रहा सर्किट में। इसके बाद ये जो रजिस्टर है बेटा, यहां से करंट जाके देखो कहां गिरेगा, जा ही नहीं सकता। तो ये भी आउट ऑफ क्या चले गया, सर्किट चले गया। बाकी जो अपना सर्किट हो गया सिंपल, 3 और 3 पैरेलल में, 3 और 3 बेटा कैसे, सॉरी 3 और 3 सीरीज में 6 हो जाएंगे। ओके, ये हो गया 6। ओके, अब सब कुछ निकाल ही देते हैं, ये 6 हो जाएगा। ये इसके साथ कैसे है, पैरेलल में। ओके, यहां से 3 और 3 मैंने 6 कर दिया, ये 3 है और
ये जो है इधर को जा ही रहा है, ये 3 हो गया, ये तो सर्किट में ही नहीं था, ये बच गया तुम्हारा सर्किट। ओके जी, ये 6 है, ये 3 है, 15 वोल्ट की बैटरी है, 6 और 3 2 हो जाएगा, 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 18/9 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और 2 और 3 5 हो जाएगा, और करंट जो है नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 3 एम्पियर आ जाएगा। ओके जी, तो ओवरऑल करंट आया 3 एम्पियर। बात पूरी को सुनते रहना, बात पूरी को देखते रहना। यहां से चला करंट 3 एम्पियर, यानी यहां से कितना चला करंट 3 एम्पियर, यहां जाकर वो 3 एम्पियर 2 पार्ट में टूटेगा। ओके, ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला 3 है। अब ये दो पार्ट में टूटेगा, तो इसमें से कितना करंट जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था R2/R1 प्लस R2, 6 वाले में से R2 कितना 3/9 इंटू टोटल करंट 3, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। अब 3 में से इसमें से 1 जा रहा है, तो इसमें से कैलकुलेट करने की खैर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1 उधर गया, इसका 2 आना था, फिर भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये ऊपर आता होता है 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू टोटल था 3, 3 जा 3 2 एम्पियर, इसमें से कितना आएगा 2 एम्पियर, इसमें से कितना आएगा 1 एम्पियर। तो ये जो करंट इधर आ रहा था कितना 3, ये टूट गया, 3 वाले में से कितना गया 2 एम्पियर, इसमें से कितना आया 1 एम्पियर। ये दोनों सीरीज में ही हैं, इसमें से भी कितना आया 1 एम्पियर। ओके, ये 1 आ गया, इधर से 2 आ गया, दोनों मिल गए, ये फिर से कितना हो गया 3 एम्पियर। सबके करंट निकल गए, लेकिन हमें तो इसकी वोल्टेज चाहिए, निकलेगी वो भी। अब देखो, ये जो रजिस्टर है इसका करंट आ गया, रेजिस्टेंस पहले ही पता है, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी V = IR, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V = I × R। I कितना 3, R कितना 3, तो ये बन गई 9 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 9 वोल्ट। ओके, तो इसके क्रॉस देखो, इसके क्रॉस आ रहा है 9 वोल्ट, तो ये तो पैरेलल में है ना, इसके क्रॉस कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, 9 6 15 हो गए। तो इसको 9 वोल्ट मिल रही है, इसको कितनी मिल रही है 6 वोल्ट। ये जो 6 ओम वाला है इसको भी कितनी मिलेगी 6 वोल्ट। ध्यान से देखो, ये पैरेलल में है, तो इसको 6 मिली, तो उसको भी क्या मिल जाएगी 6 से मिल जाएगी। वैसे भी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, इसका करंट भी पता है, इसकी रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसके अक्रॉस कितनी आ गई 3 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितनी आ गई 3 वोल्ट। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल माना जा रहा है, 15 वोल्ट की बैटरी है, ये एंड 15 वोल्ट पे मानूंगा मैं, और ये एंड 0 वोल्ट पे मानेंगे। ओके, अब ये 0 वोल्ट है, तो ये वाला भी 0 वोल्ट पे। करंट इसमें से तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये एंड 0 है, तो ये भी कितने पे आ गया 0 वोल्ट पे। ये एंड 15 पे है, तो ये एंड 15 पे हुआ, ये एंड भी डायरेक्ट लगे हुए ना इससे, ये एंड भी 15 वोल्ट पे और ये एंड भी 15 वोल्ट पे। ओके जी, अब ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक एंड 15 वोल्ट पे है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। सोचो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। तो यार ये होना चाहिए 12 वोल्ट पर, ये होगा 12 वोल्ट पर। ये एंड किस पे आया
12 वोल्ट पर, क्योंकि ये एंड मैंने यहां से कितने पे बनाया, 15 पे, और ये एंड 12 आएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकाल रखा है, 3 वोल्ट। तो अगर आप कैपेसिटर को ध्यान से देखते हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये था, उधर से चलते हुए मैंने इसका एक एंड 0 वोल्ट पे कैलकुलेट कर दिया, इधर से चलते हुए एक एंड 12 वोल्ट पे कैलकुलेट कर लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, भैया उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा, लेकिन चार्ज तो हुआ था ना स्टार्टिंग में, वो चार्ज तो हुआ ही है, करंट नहीं फ्लो हो रहा लेकिन चार्ज हुआ है वो थोड़ा बहुत। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। अगर किसी ने इसका चार्ज भी मांगा होता तो चार्ज निकाल देता मैं, Q इक्वल टू सी वी कर Q इक्वल टू सी वी कर C कितना था 3 माइक्रोफेरेड, V कितनी आ गई 12 वोल्ट आ गई, तो ये आ जाता 36 माइक्रो कूलम, इसके ऊपर चार्ज भी आ जाता। देखो जी इन चीजों को क्वेश्चन वोश्चन करते रहो, बाकी बाद में देखते हैं।